एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट यूएन के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ रिलीज करता है और ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स एंड फिगर रिलेटेड टू मलेरिया रिलीज करता है। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मलेरिया से रिलेटेड ट्रेंड्स को समझने के लिए और इंपॉर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइंस भी रिकमेंड करता है जो नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। इस बार की मलेरिया रिपोर्ट में एक खास बात है एंड दैट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और मलेरिया का क्या रिलेशन है, पहली बार इस रिपोर्ट में बहुत ही क्लियर शब्दों में हाईलाइट किया है। अब यदि अपन ग्लोबल ट्रेंड्स को समझते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो लगभग ये बोलता है ग्लोबल केसेस 2022 में अराउंड 25 करोड़ से थोड़े कम थे। 24 करोड़ 90 लाख के आसपास थे, मतलब कि 25 करोड़ के आसपास थे। ये केसेस यदि देखा जाए तो प्री पैंडेमिक लेवल, कोविड के पहले से लेवल से भी ज्यादा हो गए हैं। मतलब कि एक सिग्नल क्लियर है कि जो डेथ्स कॉज हुई हैं और नंबर ऑफ केसेस हैं वो कोविड के बाद बढ़ गए हैं। मतलब कि कोविड बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन था जिससे एफर्ट्स टेकन टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंड रिलेटेड डिसीजेस हैव सफर्ड। दिस इज द बेसिक आइडिया दैट द रिपोर्ट सजेस्ट। सेकेंड थिंग इज, अभी क्लियरली बोल रहा है अफ्रीकन रीजन जो है डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन में वो ओवरवेलमिंग 94% ऑफ द केसेस कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली। वहीं यदि अपन साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया रीजन डब्ल्यूएचओ के मैप में 11 कंट्रीज को इंक्लूड करता है, तो इंडिया, श्रीलंका और से लेकर ईस्ट तक कवर करता है। मेजर कंट्रीज जो हैं वो यही हैं। इसमें जो मेजर बर्डन सम है वो है इंडिया और इंडोनेशिया, क्योंकि यही दो कंट्रीज जो हैं, मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली साउथ ईस्ट में कई बार अपन ले लेते हैं, वो नहीं कवर्ड हैं डब्ल्यूएचओ में। साउथ एशिया की कंट्री से यदि अपन बात करते हैं तो 7 की कंट्रीज है। साउथ ईस्ट एशिया नॉर्मली अपन बात करते हैं तो एशियान कंट्रीज रहता है, बट डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशियान इंडिया को इंक्लूड करते हुए कुछ ईस्टर्न कंट्रीज को इंक्लूड करता है। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो द बेसिक आइडिया इज, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया और इंडोनेशिया हैं, जो करीब करीब 94%, ग्रेटर देन 90% ऑफ द केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें भी यदि अपन इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो अलोन वो 2/3 ऑफ द केसेस को कंट्रीब्यूट करता है। और एक पर्टिकुलर वेरिएंट प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो कि साउथ एशिया में ही सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है 46% ऑफ द केसेस, मतलब क्लोज टू हाफ ऑफ द केसेस प्लाज्मोडियम विवैक्स द्वारा कंट्रीब्यूट करता है। अब होता क्या है ये आपको पता ही है कि जो फीमेल मॉस्किटोस रहते हैं वो प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। तो जो विवैक्स है इसकी खास बात क्या है, ये अर्बन एरियाज में भी प्रिवेलेंट रहता है। इस वजह से आप देखेंगे ट्रेडिशनली जहां पर मलेरिया अर्बन एरियाज में कम होता है, साउथ एशिया में ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि विवैक्स इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन। विवैक्स अर्बन एरियाज में भी फैलता है। इसी वजह से यदि आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई हैज इन फैक्ट बिकम एक ऐसा रीजन जो सबसे ज्यादा मलेरिया के केस लोड्स राइट नाउ कैरी कर रहा है, विवैक्स की वजह से ही है। यदि अपन इंडिया पर्टिकुलरली की बात करें तो इंडिया में एक अच्छा ट्रेंड ये देखा गया है कि जहां ग्लोबली मलेरिया रिलेटेड केसेस एंड डेथ्स बढ़ रहे हैं, वहीं इंडिया में ये लगातार घट रहे हैं। और इस बार की रिपोर्ट ने, डब्ल्यूएचओ ने इंडिया के ट्रेंड्स को अप्रिशिएट किया है कि इंडिया ने सही एफर्ट्स लिए हैं जिसके रिजल्ट्स अभी इंडिया में दिख रहे हैं। तो 30 to 34% डिक्लाइन दोनों डेथ में भी और इंसिडेंस ऑफ मलेरिया में भी रिपोर्टेड है। मतलब फिर भी यदि अपन एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो इंडिया में 33 लाख केसेस हैं, जो बहुत ज्यादा हैं, एंड क्लोज टू 5000 डेथ देखी जा रही है। फिर भी ये फिगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा ने सब्सटैंशियल लीड ली है। उड़ीसा क्या है, एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में पानी के पॉकेट्स बने रहते हैं, प्लस ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ जो प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है वो भी क्वाइट ज्यादा रहती है। देयरफॉर हर समय देखा ऐसा जाता था कि जैसे ही मंथ आते हैं जुलाई, अगस्त, नॉर्मली केस कम कर रहे हैं, फिर जून से अपराइट होना लगे,
फिर इस तरीके से मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ता रहता था। जुलाई, अगस्त, सितंबर में अचानक से मलेरिया के केसेस पीक आउट हो जाते थे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गिरता है उड़ीसा में, तो पानी की बेसिकली जो स्टैग्नेंट पूल्स होते हैं वहां पर मलेरिया मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है। दिस इज अ बेसिक आइडिया। तो उड़ीसा ने एक इनिशिएटिव ली, दमन इनिशिएटिव। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव ली, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए गए थे। अब इवन डब्ल्यूएचओ ने भी दमन इनिशिएटिव के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को प्रेस किया। आइडिया क्या था कि मॉस्किटो के लिए क्या जरूरत है, मलेरिया के लिए क्या जरूरत है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को अपन कंट्रोल कर देंगे। तो बेसिकली अ टारगेटेड अप्रोच वाज फॉलोड। टारगेटेड अप्रोच मतलब कि जस्ट बिफोर रेनी सीजन जब मच्छर बढ़ते हैं, तो रेनी सीजन में क्या किया गया, हर गली मोहल्ले में बहुत इंटेंसिव फॉगिंग की गई, इंसेक्टिसाइड को किया गया, और जितने भी वाटर छोटे छोटे गड्ढों में थे उनको रिमूव किया गया। जो पुराने टैंक्स थे या जहां पर पानी डिपॉजिट किया गया था, उन सब एरियाज को क्लीन किया गया। इससे मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई। नेक्स्ट, कुछ एरियाज में उसके बाद भी कंट्रोल करना पॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इंटरवेंशन ली गई हेल्थ वर्कर्स के द्वारा। इसमें पर्टिकुलरली आशा वर्कर्स की हेल्प ली गई, जो गली गली मोहल्ले में जाके लोगों को एग्जामिन करी कि कोई मलेरिया रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है, और यदि है तो तुरंत उनका ट्रीटमेंट किए। साथ ही साथ मॉस्किटो नेट्स, जो केमिकल मॉस्किटो नेट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि मॉस्किटो से इंपैक्ट कम हो सके। दैट इज द आइडिया। इन पूरे को एक टाइम बाउंड एंड टारगेटेड बेस्ड स्ट्रैटेजी में फॉलो किया गया, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए। एंड ग्रेजुअली जो सदर्न उड़ीसा, जो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन है, वहां पर मोर देन 70% ऑफ द ड्रॉप इन द केसेस ऑफ मलेरिया देखा गया था इन द मंथ्स ऑफ 2020। ये 2020 कोविड का मंथ है, मतलब कि व्हेन द वर्ल्ड वाज फाइटिंग कोविड, उस समय उड़ीसा ने बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव लेके अपने मलेरिया केसेस को ड्रास्टिकली ड्रॉप आउट किया। इस इनिशिएटिव को आप एज अ केस स्टडी एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। यदि अपन देखें व्हाट कैन बी डन, अभी इंडिया ने क्या अच्छा किया है, तो वही प्रैक्टिसेस फॉलो की है। यदि नॉर्मली अपन देखे जाए, मलेरिया को फाइट करने के लिए क्या पॉजिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करना है, तो इसके लिए क्लीनलीनेस करना पड़ेगा, डिफॉगिंग करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, हेल्थ रिलेटेड मेजर्स की जल्दी चेकअप हो, यदि वैक्सीन है तो वैक्सीन अवेलेबल कराए जाएं, ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट के एडिक्वेट डोसेस लिए जाएं। एंड फाइनली इसके बाद यदि अपन देखें तो पॉलिसी मेकर कुछ पॉलिसी के सेंस से टारगेट बाउंड अप्रोच, क्या कैसे इंटरवीन किया जाएगा, कब फंड्स रिलीज किया जाएगा, किन एरियाज पे हॉटस्पॉट जो एरिया हैं जहां ज्यादा फाइट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया जाए। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो यही स्टेप्स इंडिया में लिया गया, जैसे कि सबसे पहले मॉस्किटो नेट बांटा गया, मलेरिया किसी को डायग्नोस हो गया तो एंटी मलेरिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्राइमरी हेल्थ केयर को रिमोटेस्ट कॉर्नर में ड्रग्स दिए गए, आइडेंटिफाई किया गया। क्लोरोक्वीन नॉर्मली यूज किया जाता है यदि आप को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, तो उसे आप देखोगे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गांव गांव में एक फिश है गंबुसिया, ये मच्छरों के जो लार्वे रहते, एग रहते हैं, उनको खा जाती है। तो आप देखोगे सरकार के एडवर्टाइजमेंट हर जगह रहते हैं कि गंबुसिया को अपने पॉन्ड्स में लगाओ ताकि मच्छरों की पॉपुलेशन ग्रो ना करे। फिर अदर प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस को जितने भी हो सके, जैसे वन ऑफ द आई टोल्ड गंबुसिया को प्रमोट किया जाए। देन सर्वेलेंस किया जाए, टाइम बेस्ड में आप आइडेंटिफाई करते जाओ कि इस एरिया में पॉपुलेशन में यदि मलेरिया बढ़ रहा है तो हम वहां पे टाइमली इंटरवेन करें ताकि वो बड़े लेवल पर ना फैले, हेल्थ डिजास्टर ना बने। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बेटर हैंडल करें, जैसे फ्लड होता है तो पानी भर जाता है, यदि उसके लिए पहले से मैनेज करे रहें, ड्रेनेज को क्लीन करे रहें, पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा। यदि ड्रॉट होगा तो पानी की कमी होती है, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने पुराने बाल्टी, पुराने जितने भी वेसल्स है उसमें पानी जमा कर लेते हैं। दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। तो यदि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होगा इन द केसेस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, तब भी मलेरिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। पॉपुलेशन को बेसिकली चेक करना है, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, प्रॉपर अर्बनाइजेशन होता है, तो स्टैग्नेंट वाटर कम होता है, जिससे मलेरिया के इंसिडेंट्स कम होते ही होते हैं।
इंडिया ने मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था 2016 से 30 का। इसमें था कुछ टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को बेसिकली फेज्ड वाइज में फॉलो किया गया है कि हम इनको टारगेट करेंगे और इनसे मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। दिस स्टेप बाय स्टेप फेज अप्रोच है। तो सबसे पहले 2024 तक कुछ टारगेट है कुछ का, एंड फाइनली 2027 तक टारगेट है कि मलेरिया से फ्री किया जाए। अब यदि WHO का टारगेट देखें तो 2030 है टारगेट। इंडिया फिर से 3 साल पहले का लिया है। तो इंडिया के 2 टारगेट हैं यदि इस प्लान में देखें। सबसे पहले एलिमिनेट करना मलेरिया को, और जिन एरिया से एलिमिनेट हो गया है उनसे इंश्योर करना कि वहां पर रीलैप्स ना हो जाए। दिस आर द मेजर आइडिया ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। 2030 तक का फ्रेमवर्क प्लान है। हालांकि कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो मलेरिया रिपोर्ट ने फ्लैग किया है, उनके बारे में जल्दी से अपन बात करते हैं। सबसे पहले ड्रग रेजिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, ये फीचर्स कॉमन हो रहे हैं। इनके बारे में क्या है, मच्छर आज की डेट में मर नहीं रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं। हिट से स्प्रे करेंगे मरते ही नहीं है। आप देखोगे सारे के सारे इफेक्टिवनेस ऑफ जितने भी ऑल आउट एंड अदर प्रोडक्ट्स हैं कम होते जा रही है। दैट इज वन मेजर रीजन। एक प्रॉब्लम जो इंडिया में देखा गया है वो है विवैक्स मलेरिया में। अब होता क्या है, जब प्लाज्मोडियम बॉडी के में घुस जाता है, ब्लड में एंटर कर गया, तो लीवर में वो लार्वे को फैलाता है। उसके बाद कुछ समय तक होता क्या है, उसके सिम्टम्स बढ़ने में टाइम लगता है। तो लोगों को क्या होता है, कुछ समय तक आराम मिला, जैसे ही मेडिकेशन लिया लोगों को थोड़ा सा आराम आया, एंड उसके बाद उन लोग छोड़ देते हैं मेडिसिन लेना। बट उनके जो एक्स हैं अभी भी लिवर में रहते हैं, बाद में वो ग्रो आउट करते हैं और अचानक से जो इम्पैक्ट रहता है मलेरिया का बहुत सीवियर हो जाता है। तो जरूरी क्या है कि कंप्लीट डोसेज लिया जाए, बट ऐसा इंडियन केस में हो नहीं पा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सिम्टम सप्रेस होते हैं, लोग दवाई लेना बंद कर देते हैं, उसके बाद मलेरिया वापस से ऑकर करता है, बहुत हायर इंटेंसिटी से ऑकर करता है। दैट इज आइडिया। गांव गली मोहल्ले में आखिरी माइल कनेक्टिविटी तो चैलेंज है ही। क्लाइमेट चेंज एक मेजर चैलेंज है, अपन ने बात किया, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। और एक मेजर चैलेंज है वो है स्टिफेंसी। ये एक नई स्पीसीज है जो अभी तक साउथ एशिया में ही प्रिवेलेंट थी। अब ये स्पीसीज क्या है, ये सब सहारन और अफ्रीकन एरियाज में भी फैल चुकी है। तो जो बेसिकली एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबॉटी, देन देयर इज अदर एरिया सोमालिया, इन रीजन्स में फैल रही है। इनके फैलने से एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी अपन ने देखा अफ्रीका ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोड कैरी कर रही है। एक नया वेरिएंट यदि अफ्रीका में इंट्रोड्यूस होता है तो अफ्रीका का बर्डन ऑफ मलेरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये ऑलरेडी स्ट्रेन्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मेजर चैलेंज होगा। इस वजह से ये एक स्ट्रेन स्टेफेंसी एक मेजर चैलेंज है। एशिया से सब सहारन रीजन और अदर अफ्रीकन रीजन्स में फैल रहा है। अब पर्टिकुलरली अपन बात करेंगे क्लाइमेट चेंज कैसे मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसके बारे में अपन डेप्थ में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उन एरियाज में जहां मॉस्किटो रिलेटेड डिसीजेस नहीं थे वहां पर भी फैल रहा है। जैसे कि 2022 में लद्दाख में पहला केस ऑफ डेंगू वाज डिटेक्टेड। हिमाचल प्रदेश में मलेरिया और डेंगू की पिछले 2 सालों में पॉपुलेशन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक ऐसा ही इवेंट 2022 में हुआ था जब अनप्रेसिडेंटेड फ्लड हुए थे पाकिस्तान में। तब ग्लोबली 22.1 मिलियन मतलब 21 लाख केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए थे मलेरिया के पाकिस्तान से, क्योंकि फ्लड की वजह से क्या हुआ, वाटर स्टैग्नेंट हुआ, मलेरिया का मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड बना और मलेरिया बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ गया था। मतलब कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसे कि पाकिस्तान का है परफेक्ट एग्जांपल है, इतने एक्सट्रीम नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। डायरेक्ट कोरिलेशन यदि अपन समझते हैं तो सबसे पहले मॉस्किटोस क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब बाहर के टेम्परेचर से ही इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो यदि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ता है तो इनके सर्वाइवल के लिए बेटर कंडीशंस बनती है। दे विल थ्राइव बेटर ऑन वार्मर क्लाइमेट्स। इसी से अब इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है और थ्राइविंग सीजन रहता है वो क्या रहता है,
20-22 डिग्री से 28-30 डिग्री तक मोस्ट ऑप्टिमम रहता है। ग्लोबल वार्मिंग से जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनका जो एक्टिव सीजन है जहां पर ये प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बढ़ रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ सीजन बढ़ेगा तो केसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बाढ़ कॉस हुई, पूल बना, ब्रीडिंग हो गई, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टिमुलेट्स हैचिंग, जो लार्वे बने वो जल्दी एग में कन्वर्ट करते हैं। और फाइनली जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, उतना ज्यादा उनको भूख लगती है और ज्यादा ब्लड सक करते हैं, ज्यादा बीमारी फैलाते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया। एक और रीसेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है मलेरिया रिलेटेड वैक्सीन। जैसा ही मूव अहेड कर रहे हैं, इसे अफ्रीकन रीजन्स में गावी अलायंस है वैक्सीन मेकर का, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ ये वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। तो इंडिया बिकॉज एक मेजर, अभी भी 33 लाख एब्सोल्यूट नंबर में एक सिग्निफिकेंट है, तो इंडिया को देखना चाहिए वैक्सीन को टारगेटेड ग्रुप में इंट्रोड्यूस करा जा सके इफ इट्स पॉसिबल, नंबर 1। दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंट मॉस्किटोस हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उनके लिए रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए, इनके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, एंड फाइनली ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो डिवाइस करते रहना चाहिए ऑन एन अपडेटेड स्ट्रैटेजी एंड सर्कुलेट दैट टू द टर्शियरी, सेकेंडरी एंड पीएचसी लेवल, ताकि डॉक्टर्स के पास अपडेटेड प्रोटोकॉल्स हो। दैट इज द अदर स्ट्रैटेजी। अदरवाइज जो अपन ने डिस्कस किया है वही फॉलो करना है। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।